हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चौथा अध्याय वायु। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है चारों तरफ से वायु की घनी चादर से, घनी परतों से ये क्या है, घिरी हुई है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो वायुमंडल। आपसे पूछा जाता है वायुमंडल किसे कहते हैं, तो हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, और जो भी यहाँ पर जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, हर कोई जो है यहाँ पर किन पर है निर्भर, तो वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणें के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। कौन, तो वायुमंडल जो है हमारे सांस लेने के लिए क्या वायु प्रदान करता है, और सूर्य की किरणें जो आती हैं उनके हानिकारक जो प्रभाव होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, और यह जो चादर अगर नहीं होगा तो सूर्य की इतनी तप्त गर्मी होती है, उनसे क्या होता है, हम जल सकते हैं। एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं, और रात के समय क्या होगा, ठंड लगेगी ज़्यादा तो ये जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बना बनाया है। क्या है, जो यह ऐसा जगह, ये वायुमंडल ऐसा वायु राशि है जो कि पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यहाँ पर है जो, क्या आप जानते हैं? यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो इसको भी आप पूरा याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत का सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लिखा हुआ है कि उम, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो वायुमंडल में जो फैल रहा है, वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से जो विकसित ऊष्मा होती है, उसको पृथ्वी पर आने से क्या करता है, उसको रोकता है। तो ये जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। कौन? तो पृथ्वी जो है ग्रीन हाउस जो पैदा करता है ग्रीन हाउस प्रभाव, और इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, तो ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। एक बार फिर इसको हम पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ से बहुत सारे जो यहाँ पर ये जो लाइन है एक क्वेश्चन ही है, और ये यहाँ से पूछ भी लिया जाता है, ग्रीन हाउस किसे कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है पृथ्वी पर जो आ रही है विकिरित ऊष्मा, उसको क्या करता है, रोकता है, और इसके कारण जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यहाँ पर पैदा होता है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस भी कहते हैं। और इनके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव है, और यह अगर नहीं रहेगा, ग्रीन हाउस का प्रभाव अगर नहीं होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएँगे, और डर नहीं, यहाँ पर हम सक सकते हैं, जम सकते हैं। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएँ से वायुमंडल में इतना स्तर जो है, वायुमंडल में इसका इतना स्तर बढ़ गया है, यहाँ पर जो आप देखेंगे तो वायुमंडल में क्या है, कार के धुएँ, कारखानों के धुएँ इत्यादि, इससे क्या हुआ है कि ऊष्मा जो है, यहाँ पर इसका तापमान बहुत ज़्यादा, इसका स्तर जो है बढ़ गया है। तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, और इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर पृथ्वी पर आप कार का चलन देखिए ज़्यादा हो गया, कारखानों का, इससे क्या होता है, जो वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ने से पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसी बढ़ते हुए तापमान को क्या कहा गया है, तो भूमंडलीय, पृथ्वी में जो ताप बढ़ रहा है उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। इससे क्या होता है, तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ जो है पिघलती है, और इसके कारण जो है सबसे ज़्यादा लद्दाख, जम्मू कश्मीर इत्यादि ऊपर के जितने भी जगह में आप देखें जाएँगे जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, तो वो क्या होता है, इस कारण से वह क्या हो रही है, पिघल रही है, पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होता है, और इसी के कारण जो है समुद्र में जल स्तर जो है वृद्धि होती है, उसकी बढ़ने की प्रक्रिया जो है ज़्यादा होने लगती है, और बढ़ने लगती है। कौन? तो समुद्र के जल स्तर, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है, और जानते भी हैं कि गर्मी के दिनों में
ज़्यादातर बाढ़ क्यों आता है, तो बर्फ़ जो पिघलता है तो इसके कारण जो है बारिश से भी है, लेकिन ज़्यादातर बर्फ़ के कारण जो है बाढ़ आने की संभावनाएँ जो ज़्यादा हो जाती है गर्मी के दिनों में। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जा सकता है और दीर्घ अवधि में क्या हो जाता है, अगर ज़्यादा होगा तो अत्यधिक परिवर्तन भी हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं और जिसके कारण जो है ज़्यादा अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, तो पशु जो है लुप्त हो जाएँगे, हमको नहीं मिलेंगे। ये जो पॉइंट आप जितने भी यहाँ पर पढ़े हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और भूतापीय ग्लोबल वार्मिंग मतलब भूमंडलीय तापन क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसको कहते हैं, इनके बारे में यहाँ पर हम जानें और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन में आप देखेंगे कि जिस प्रकार वायु का उपयोग हम साँस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। जो भी हम साँस लेने के लिए जिस वायु का हम उपयोग करते हैं, वो क्या होता है, बहुत सारी गैसों का ये मिश्रण है। सभी गैसों का एक प्रकार से बहुत सारी गैसों का ये मिश्रण होता है। जैसे देखेंगे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन जैसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। और 2 गैस आप याद रखेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 ऐसी गैस हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आपको बताया गया है कि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है वायुमंडल में? तो 78 परसेंट। तो 78% जो कौन है? तो नाइट्रोजन है। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, ऑक्सीजन जो है ये 21% है, आर्गन 0.93% है और सभी गैस मिलाकर 0.04% है। ये याद रखेंगे। आपसे नाइट्रोजन के बारे में बहुत बार पूछा गया, ऑक्सीजन के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है और ये भी पूछ लेता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का भी कितना है, तो ये सब याद रखेंगे। ज़्यादातर नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन कितना है, तो 78%। 2 गैस आप वायुमंडल में मुख्य रूप से याद रखेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा जो है बहुत बड़ा भाग है, जो कि ऑक्सीजन का 21% और नाइट्रोजन का 78%। आगे आप याद रखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओज़ोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं। कौन-कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओज़ोन, आर्गन ये सब जो है, हाइड्रोजन ये सब जो है कम मात्रा में। 2 जो सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना? 21% और नाइट्रोजन कितना? तो 78%। अब इन गैसों के अलावा धूल के छोटे-छोटे कण भी हवा में मौजूद हैं और छोटे-छोटे जो कण हैं, वो भी यहाँ पर गैस के अलावा मौजूद हैं। इसमें आप देखें, इसमें आपको बताया गया है और आगे है कि जिसमें वायु में विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। इसमें जो है प्रतिशत आपको दर्शाया गया है, कितना कौन प्रतिशत में है, तो नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाले गैस है, आपको बता दें 71% जो है नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा जो है ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन-सा गैस है, तो नाइट्रोजन है। कितना है, तो 78% है, मतलब 78%। जब हम साँस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। जब हम साँस लेते हैं तो कुछ जो है नाइट्रोजन का भी जो भाग है वहाँ पर हम ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं, ले जाते हैं और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो है हम जो है लेते हैं और निकाल देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को सबसे ज़्यादा पौधों को होती है। क्यों? तो पौधा जो रहता है वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। क्यों? तो वह जो है सीधे नाइट्रोजन जो है वायु से नहीं ले पाता है। हम तो नाइट्रोजन थोड़ा मात्रा में लेते हैं और छोड़ भी देते हैं, लेकिन पौधा का जो है वो क्या करता है, जो सीधे रूप से वह नाइट्रोजन अपने आप नहीं ले पाता है। इसके कारण क्या होता है, वह मृदा आगे है कि मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। कौन-कौन? तो मृदा, आप जानते हैं कि यूरिया जो है सबसे ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन है, तो यूरिया क्यों दिया जाता है? तो वृद्धि के लिए। वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का जो हम उपयोग करते हैं खेतों में, तो ये मुख्य रूप से यूरिया में जो देखते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है और ये जो है पृथ्वी में जाती है, जब मृदा मतलब पृथ्वी में हम इसको देते हैं, उस खेत में कृषि के रूप में आप उस खेत में उस नाइट्रोजन का मतलब यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, तो मृदा में जाता है और कुछ पौधों की जड़ों में जो होता है वह जीवाणु
कुछ पौधे के जड़ों में जो वो जीवाणु रहने वाले जीवाणु होते हैं, वायु से नाइट्रोजन इसका जो लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे का इसका प्रयोग कर सके। और कुछ जो होता है नीचे पौधे के जड़ों में जो रहता है जीवाणु, वो क्या करता है नाइट्रोजन को लेता है और उसको जो है स्वरूप बदल के उसके नाइट्रोजन को स्वरूप बदल के उस पौधों को क्या करता है उसके प्रयोग में वह कर सके। इसके लिए इसका कौन काम कर रहा है तो एक जीवाणु कर रहा है जो कि पौधे के जड़ों में रहता है और कुछ मृदाएँ मतलब मिट्टी के रूप में जो है इसका उपयोग होता है। कौन करता है तो ये करता है कौन? तो ये पौधा करता है। याद रखेंगे आप। आगे है कि इतना जो भी हम अभी आप पढ़े हैं, पौधा जो है खुद अपना नाइट्रोजन नहीं ले पाता है, तो किससे लेता है? तो आप याद रखेंगे पृथ्वी और वहाँ के उसके इर्द-गिर्द जो जीवाणु रहते हैं, उनके द्वारा वो अपना जो है उसका प्रयोग करता है, पौधा इसका प्रयोग करता है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। आप देखें जो प्रथम जो है प्रथम में आपसे पूछता है जो सबसे ज़्यादा कौन है तो नाइट्रोजन है। उसके बाद क्या है तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद भी पूछ देता है कार्बन डाइऑक्साइड आप याद रखेंगे। मनुष्य तथा पशु साँस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य या पशु जो है ये क्या करता है तो वायु से ऑक्सीजन का प्राप्ति करता है। हमें जो है हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। क्या करता है हरे पादप जो होता है, हरे पेड़-पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है और क्या होता है इससे जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है इसके कारण समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ सकती है। आप जानते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार भी इस काम में लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ। आगे देखेंगे तो तीसरा जो आपको याद रखना है उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस जो है ये भी महत्वपूर्ण हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जब हरे जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं तो अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं उसी प्रकार जो है पेड़-पौधा क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक? याद रखेंगे ये क्वेश्चन जो है बार-बार पूछा जाता है। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्य जो होता है और पशु जो होता है वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती है। जो मनुष्य जो अपने द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और जो पादप जो है उसका जो प्रयोग कर रहा है वो मात्रा क्या होता है इक्वल होता है, बराबर होता है। जिससे यह संतुलन बना रहता है और जिसके कारण जो है ये संतुलन बना रहता है, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है और इसका जो संतुलन है गड़बड़ कब हो जाएगा? जब कोयला और खनिज तेल का उपयोग हम करते हैं, जो हम छोड़ रहे हैं, जो वो पादप ले रहा है, जो मनुष्य द्वारा, जो जानवर द्वारा छोड़ा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जो पादप कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, इसमें जो है संतुलन बना जो हुआ है, वो बिगड़ जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष जो है करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं और जिसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होता है, करोड़ों टन का जो है इसमें बढ़ोतरी करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। इसमें जो मौसम को प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित करता है कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब मात्रा अधिक हो जाएगा, संतुलन में नहीं रहेगा तो ये क्या होगा? प्रभावित करता है। किसको तो जलवायु और मौसम को ये प्रभावित करता है। अगर क्या आप जानते हैं? जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और जब वायु गर्म होता है तो ये फैलता है और हल्की होकर ऊपर उठती है और हल्का जब होता है तो ये ऊपर की ओर उठता है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है और जो ठंडा वायु होता है वो सघन होता है और भारी होता है। मतलब वो क्या होता है सघन होता है। आप सघन मतलब समझ रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एक साथ होता है इसलिए और वह भारी भी होता है।
इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है और इसको जो है बादल जो आप देख रहे हैं वो इसका उदाहरण है। गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है और ठंडी वायु जो है उस रिक्त स्थान को भरने के लिए आ जाती है और इस प्रकार जो है वायु चक्र का जो है चलना बना रहता है। आगे है वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तो वायुमंडल की संरचना जो है हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। कितने परतों में? तो हमारा वायुमंडल है जो 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। जैसे कि पृथ्वी की सतह से जब आरंभ होगी तो यहाँ पर देखेंगे तो पृथ्वी की सतह से जब आरंभ होगी तो पहला हो जाएगा क्षोभमंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्यमंडल और चौथा जो है वायुमंडल और 5वां बहिमंडल। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिमंडल, ये 5 मंडल जो हैं ये पृथ्वी की परतों में विभाजित हैं। पृथ्वी जो है वायुमंडल जो है हमारी जो है 5 परतों में ये विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती है। और ये क्या होता है? पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होता है। इसमें 5 हैं कौन-कौन? क्षोभ, संताप, मध्य, वाय और बहिमंडल। ये पाँचों को आप नाम याद रखेंगे, इसके जो कार्य हैं इनको भी याद रखना है और कौन-कौन से कब आता है आपसे पूछा भी जाता है कि पृथ्वी की सतह से कौन आरंभ होती है? तो क्षोभ मंडल, बीच में कौन है? तो मध्यमंडल और दूसरा नंबर पर कौन है? तो समताप मंडल। हवाई जहाज़ कहाँ चलता है? तो समताप मंडल। इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और दूरी के हिसाब से भी आपसे पूछा जाता है। कितने किलोमीटर में समताप मंडल है, कितने किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत जो है क्षोभमंडल है, जहाँ पर हम रहते हैं। इसकी औसत ऊँचाई 13 की, ये औसत ऊँचाई भी पूछा गया है कि इसकी औसत ऊँचाई क्षोभमंडल की औसत ऊँचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में साँस लेते हैं और इसी मंडल में हम रहते हैं। यहीं पर वायुमंडल में जो मौजूद वायु है उससे हम साँस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएँ हैं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इ इत्यादि जो है इसी परत के अंदर होती है। कहाँ इस परत में क्या-क्या होता है? वर्षा भी है, कोहरा भी है, ओला भी है और यहाँ पर वायु है भी हम यहीं साँस लेते हैं। इसकी ऊँचाई कितना है? 13 किलोमीटर है। यह जो है महत्वपूर्ण परत पृथ्वी का जो वायुमंडल का जो है ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। कौन? तो क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के सब कार्य आपको याद रखना है। इसकी ऊँचाई औसत ऊँचाई कितनी? 13 किलोमीटर। यहाँ पर हम रहते हैं, यहीं पर हमको वायु में साँस लेते हैं और यहीं पर जो है क्या होता है? तो यहाँ पर सभी घटनाएँ होती हैं जैसे कि वायु हो गया, जैसे कि वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ओलावर्षण इत्यादि यहाँ के इसी परत के अंदर होती है। आगे है समताप मंडल। समताप मंडल यहाँ देख लिए ये क्षोभ मंडल हो गया। ये जो दूसरा भाग दिख रहा है ये क्या है? समताप मंडल। यहीं हवाई जहाज़ का जो आप देख रहे हैं उड़ान जो होता है यहीं पर होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल होता है। ये क्षोभ मंडल हो गया, इसके ऊपर जो भाग है ये क्या है? समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर ऊँचाई तक फैला हुआ है। ये कितना? तो 50, ये जो किलोमीटर देख रहे हैं ये किलोमीटर में है, ये 50 किलोमीटर बाद आप जो शुरू में देखे थे 13 किलोमीटर तक ये क्या था? क्षोभ मंडल। 13 किलोमीटर के बाद जो आप देखेंगे वो जो होगा वो 50 किलोमीटर तक ये जो है फैला हुआ है, ऊँचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और यहाँ पर आपको बादल नहीं देखने को मिलेगा। मौसम के जितने भी जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कोहरा, वर्षा इत्यादि होती है, वहाँ पर नहीं होती है। कहाँ? तो समताप मंडल में। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती है। ये कितना बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए कौन आदर्श जगह होती है? तो वो है समताप मंडल। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओज़ोन गैस की परत होती है और यहाँ पर क्या है? ओज़ोन गैस की परत कहाँ पर है? समताप मंडल में ही ओज़ोन परत। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ओज़ोन परत की गैस कहाँ पर है? तो समताप मंडल में। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। कौन? सूर्य की से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है तो ओज़ोन परत जो है सूर्य से आने वाले हमारे गैसों से जो वहाँ से गैस आ रहे हैं उनसे रक्षा करता है ओज़ोन परत। ये कहाँ पर है? तो समताप मंडल।
समताप मंडल में हवाई जहाज़ याद रखेंगे, किलोमीटर याद रखेंगे जो कि 50 किलोमीटर हवाई जहाज़ उड़ने के लिए ये सही स्थान है। और तीसरा आप याद रखेंगे ओज़ोन परत कहाँ, तो समताप मंडल। और चौथा जो है आप यहाँ पर सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से कौन रक्षा करता है, तो ओज़ोन गैस। ये याद 4-5 पॉइंट जो है यहाँ पर समताप मंडल के बारे में आपको याद रखना है। तीसरा है मध्यमंडल, ये जो आप देख रहे हैं ये मध्यमंडल है। मध्यमंडल में यह वायुमंडल की तीसरी परत है, ये वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है और समताप मंडल के ऊपर कौन होगा, तो मध्यमंडल। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊँचाई तक फैली हुई है। 80 मतलब आप देखिए क्षोभ को 13, समताप 50 और मध्य 80। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और पूछा भी जाता है जब उल्कापिंड अंतरिक्ष में प्रवेश करता है तो कहाँ पर जलता है, तो मध्यमंडल में आते-आते वो जल जाते हैं। और चौथा है वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल में बढ़ती ऊँचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। और जब वायुमंडल में हम जाएँगे तो जितना ऊँचा जाएँगे तो तापमान क्या होगा, अत्यधिक बढ़ता जाएगा। और आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। और वायुमंडल में जो है आयन मंडल जो होता है यह एक परत का इस परत का क्या है, भाग है। और इसका जो ऊँचाई है कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, 80 से 400 किलोमीटर की जो इसका रेंज है कितना, तो 80 से 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पूछा भी जाता है कि रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग हम करते हैं, तो इस वायुमंडल का जो है वायुमंडल जो होता है, वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें जो होती है इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। आपसे पूछा भी जाता है रेडियो पर जो तरंगें होती है कहाँ से परिवर्तित होती है, तो ये बाह्य वायुमंडल से परिवर्तित होती है। ये इसका ऊँचाई कितना है, 80 से 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और इसकी जब इसके मतलब कि वायुमंडल में जब हम बढ़ती ऊँचाई के साथ तापमान इसमें क्या होता है, अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जब हम बढ़ेंगे तो इसके ऊपर जो है वहाँ पर तापमान अत्यधिक से ये बढ़ेगा। इसकी ऊँचाई 80 से 400। और रेडियो संचार के लिए ये जो है परत उपयोग होता है कौन, तो वायुमंडल। 3-4 जो आप जितने भी पॉइंट है इसको याद रखेंगे। पाँचवाँ जो आप महत्वपूर्ण है, पाँचवाँ है बहिमंडल। बहिमंडल की जो सबसे बड़ी बात है क्या, तो बहिमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी मतलब परत जो है, सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, बहिमंडल कहा जाता है। सबसे ऊपरी परत को बहिमंडल। यह वायु की पतली परत होती है और यह वायु की क्या होती है, पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। आपसे पूछा भी जाता है कि हीलियम एवं हाइड्रोजन कहाँ पर अंतरिक्ष में तैरती है, तो ये जो है बहिमंडल में। कहाँ, तो बहिमंडल में। ये वायु की क्या है, सबसे पतली परत है। अब आगे है यहाँ पर देखेंगे आओ कुछ करके सीखने के लिए कहता है समाचार पत्रों में आप देखिए क्या अवलोकन, क्या मौसम में परिवर्तन हो रहा है इत्यादि इत्यादि। आगे है मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा हो सकता है? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुँह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना, हम सुनते भी हैं। यह कल्पना करें कि शरीर जो है हमारा शरीर जो है एक रेडियो है और मस्तिष्क जो है उसके स्पीकर। तो मौसम वो है जो उसके नियंत्रण बटनों से छेड़-छाड़ करता रहता है। और मौसम क्या है, जो भी मान के चलिए अभी हमको बोलना है, मस्तिष्क स्पीकर है, तो मौसम क्या करता है उसको छेड़-छाड़ मतलब थोड़ा बाधा उत्पन्न करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन परिवर्तन की स्थिति, ये मौसम जो क्या है मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटा, प्रतिदिन की स्थिति इत्यादि का जो है हम देखते हैं बदलते रहता है। कभी सुबह, कभी शाम, कभी बादल, कभी धूप, कभी छाया इत्यादि जो है परिवर्तन होते रहता है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा, आर्द्र और जो भी मौसम है, गर्म मौसम है, ये क्या करता है किसी को चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। अच्छा और हवादार मौसम क्या करता है, हमको आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान पर औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बदलता है। और जहाँ पर ज़्यादा समय उस मौसम का जो है औसत मौसम है, उस समय वहाँ के स्थान की क्या करता है, जलवायु को बताता है। क्या आप समझ गए हों कि
मौसम दैनिक पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं? और मौसम का जो है हम दैनिक रूप से पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो है हम आज कल और परसों इत्यादि दिनों का जो है हम पहले से ही पता लगा लेते हैं कि कल बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली है, किस प्रकार मौसम का चाल है, कहाँ पर बादल होंगे, कहाँ पर नहीं होंगे इत्यादि का हम पता लगाते हैं, इसी के कारण, जलवायु के कारण। आगे है कि क्या आप जानते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य की ऊँचाई के 2 अरब वाँ भाग केवल 1 भाग जो है 2 अरबवाँ हो सकता है। क्या है पृथ्वी जो है पृथ्वी सूर्य की ऊँचाई के मतलब सूर्य की जितनी ऊँचाई है उसका 2 अरबवाँ भाग का केवल 1 भाग मतलब 1 भाग ही प्राप्त होती है और सिर्फ़ वो 1 ही भाग पृथ्वी का जो है भाग प्राप्त होती है। जो ऊर्जा सूर्य की ओर आती है, ये देखिए सूर्य की ओर ऊर्जा आती है उसका जो है सिर्फ़ एक केवल 1 भाग जो है मतलब 2 अरबवाँ भाग ही प्राप्त करती है। कौन? तो पृथ्वी। सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवाँ भाग का केवल 1 भाग 2 अरबवाँ भाग है तो उसका सिर्फ़ 1 भाग जो है 1/4 ही सिर्फ़ वहाँ पर पृथ्वी जो है उसको प्राप्त करती है। अब तापमान क्या है? तो तापमान जो होता है आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं, वह वायुमंडल का तापमान होता है। जिस दिन में आप जिस प्रकार से जैसे तापमान पेपर में भी देखते होंगे कि आज इतना डिग्री सेल्सियस रहेगा सुबह का तापमान और शाम का तापमान इतना होगा, रात का तापमान इतना हो इत्यादि जो है आपको पेपर में भी दिया जाता है, न्यूज़ में भी देखते हैं, इतना इसका तापमान आज का जो दिन का जो तापमान है, रात को जो तापमान है, ये इतना रहने वाला है। आगे है वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप का एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं और वायुमंडल में जो ताप है, जो शीतल है, उसके परिणाम को क्या कहते हैं? उसको परिमाण को हम तापमान कहते हैं। जो होगा वो उसका तापमान कहलाएगा। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में बड़े दिन होते हैं, शीत ऋतु में देखेंगे तो छोटे दिन होते हैं, इत्यादि इस प्रकार से ऋतु के अनुसार भी क्या होता है, तो तापमान बदलता ही रहता है। शीत ऋतु में आपको ठंडक महसूस होती है, तो आप ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का जो अनुभव करते हैं आप। यहाँ पर दिया गया है कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो ज़्यादा गर्म होती है। अब देखिए आतपन क्या है? तो आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। क्या कहता है? सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है पृथ्वी पर उसको रोक लिया, उसी को क्या क्या कहा गया? तो उसको आतपन कहा गया। यहाँ पर आप तापमापी को देख सकते हैं, ये तापमापी है। तापमान को जिसको न जो मापता है, ये जो देख रहे हैं वायुदाब मापी है जो वायुदाब को मापता है और ये जो देख रहे हैं वर्षामापी है जो वर्षा की मात्रा को मापता है। ये जो एंटीना के रूप में आपको जा रहा है, ये क्या है? बात दिगदर्शी है जो पवन की दिशा को दर्शाता है। ये जो दिख रहे हैं, ये पवन किस दिशा पूरब से पश्चिम बढ़ रही है या पश्चिम से पूरब की ओर, इसको दर्शाएगा। अब देखिए आतपन जो होता है सूर्य ताप की मात्रा मतलब सूर्य ताप जितनी सूर्य की ताप है उसको जो नाप रहा है उसको जो माप रहा है उसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य ताप की मात्रा किस ओर घटती है? तो यह जो है ये इसका जो माप हम देखेंगे तो ये क्या होगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। कौन? आतपन का जो मात्रा है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता है क्या करता है इसीलिए तापमान उसी प्रकार से भी घटता है। जिस प्रकार से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घट रहा है, इसीलिए जो है तापमान जो होता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो घट रहा है उसी प्रकार से तापमान भी घटता है। क्या आप समझ गए होंगे कि बर्फ से ढके क्यों ढके हुए हैं? यदि कुछ यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, तो यह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकती। अगर पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भूमि बंजर हो जाएँगी। जो जल स्रोत है, वो सब क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इसके कारण वहाँ पर क्या होगा, फसलें नहीं होंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु की करकेट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। ये भी पूछा गया है कि
सड़कें जो होती है किससे बनी होती हैं? तो यह जो है एसाफेल्ट से बनी सड़कें और धातु की कंक्रीट से बने हुए भवन, धातु के कंक्रीट से जो बनता है भवन, उससे क्या होता है रात के समय जो है यह ऊष्मा मुक्त मतलब निकलता है। नगर के भीड़ वाले ऊँचे भवन गर्म वायु को रोक लेता है, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है और नगर में जो बड़े-बड़े भवन होते हैं, वो क्या करता है वायु को रोक लेता है, जिसके कारण जो है तापमान की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तापमान किससे मापा जाता है तो डिग्री सेल्सियस से। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया। एंडर्स सेल्सियस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। इसका नाम इसलिए हो गया डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का जब सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ये भी याद रखें कितने डिग्री पर जल का जो है जमाव होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जम जाता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल उबलता है। 0 पर जमेगा और 100 पर उबलेगा। ये याद रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से जो बनाता है और पूछा भी गया है। 0 डिग्री पर क्या होगा जमेगा और 100 पर उबलेगा और इसके आविष्कार कौन है? तो एंडर्स सेल्सियस हैं। और जल को जो तापमान को मापने का मानक इकाई क्या है? तो डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे क्या आप जानते हैं? तो क्या आप जानते हैं कि चाँद पर वायु नहीं है? ये भी पूछा गया है कि चाँद पर वायु है? तो नहीं है। अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है और यहाँ पर वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चाँद पर जाते हैं, तो वह विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं और वहाँ पर जब वो जाते हैं, तो वहाँ पर अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना वायु है, ना ही दाब है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है और ना ये अगर वैसा पोशाक पहनेंगे तो क्या होगा तो उनके द्वारा विपरीत जो बल लगेगा इसके कारण जो है रक्त शिरा जो है वो फट जाएगा जिससे अंतरिक्ष यात्री का रक्त स्रावित हो सकते हैं और रक्त जब फटेगा तो वो बहने लगेगा। अब आगे है वायुदाब। वायुदाब क्या है? तो वायुदाब यह जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु हमारे शरीर पर क्या करता है? तो हमारे शरीर पर जो है उच्च दाब के साथ जो है बल लगाती है, किंतु हम उसका अनुभव नहीं करते हैं। किंतु क्या होता है? हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो वायु दाब जो है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, इसलिए इसका अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है और जब वो चारों पट्टी से चारों तरफ से दे रहा है और हमारा शरीर भी उसका विपरीत परिवर्तन पर बल जो है विपरीत बल दे रहा है लगाता है इसके कारण जो है इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी पर जो सतह पर जो हम हैं और यहाँ पर जो है पृथ्वी द्वारा जो वायु के द्वारा जो लगाया गया दाब है वायु के द्वारा जब दाब लगता है तो वही क्या कहलाता है वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाएगा? वायुदाब कहलाता है। वायुदाब के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। मतलब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएँगे तो दाब क्या होगा? तेजी से गिरने लगेगा। जब वायुमंडल की ऊपर की ओर हम जाएँगे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में जब हम ऊपर की ओर जाएँगे तो वायु का दाब घटेगा या बढ़ेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा? वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब क्या होगा? तेज़ी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और समुद्र के स्तर पर क्या होता है? वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक? वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तापमान द्वारा प्रभावित होता है। ये भी है, जो वायु दाब जो है, यह क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है और यह क्या होता है? वायु के जब ताप होंगे तभी यह प्रभावित होगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और जब अधिक तापमान रहेगा तो वायु क्या होगा? गर्म होगा और यह ऊपर की ओर उठ जाएगा। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है और क्या करता है? यह निम्न दाब का क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है और निम्न दाब क्या होता है? तो बादल युक्त आकाश होगा और नम मौसम मतलब नम मौसम होगा उस
से यह जुड़ा होता है। कौन? तो निम्न दाब। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है और जहाँ कम तापमान है वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ठंडी जगह, जैसे ग्रीष्म ऋतु में देखते हैं तो आपको गर्म तापमान है, तो यहाँ पर क्या होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में आप देखें जब बादल होती है तो क्या होता है? तो तापमान कम हो जाता है, तो वहाँ पर ठंडक महसूस। और शीत ऋतु में तो आप जानते भी हैं कि कम तापमान है तो वहाँ पर ठंडक महसूस महसूस होती है, ठंडी होती है दिन वो। वही है जो जब आकाश में आप देखते हैं जो आपको बादल दिखाई देने को देती है तो क्या होता है? तापमान कम हो जाता है। तापमान जब कम होता है तो यहाँ पर ठंडा आपको महसूस होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु क्या होती है? ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और जहाँ पर कम तापमान होगी और वहाँ पर क्या होगा? यह भारी होगा। वायु जो होता है ठंडा होगा और भारी होगा। भारी वायु निर्मज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और भारी वायु क्या होता है? उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण वह बनाता है। उच्च दाब के कारण जो होता है स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है और उच्च दाब जब होगा तो स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश आपको देखने को मिलेगा। जब उच्च दाब होगा तो क्या होगा? स्पष्ट और स्वच्छ आकाश देखने को मिलेगा, आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु का गमन का जो काल है वो कैसे करती है? तो ये जो है निम्न दाब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर उच्च से लेकर निम्न की ओर गमन करती है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर गमन करती है। याद रखेंगे वायु क्या होता है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। आगे है पवन। पवन से पहले हम पवन का नाम जो है कैसे होता है? तो पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। पवन का नाम क्यों होता है निर्धारित? जिस दिशा से वो आ रही है उसके अनुसार उसका नाम निर्धारित होता है। पश्चिमी से आने वाली पवन जो होता है, पश्चिमी मतलब पछुआ पवन कहते हैं। जो पश्चिम की दिशा से आएगा उसको हम पछुआ पवन कहेंगे। आगे है कि उच्च दाब क्षेत्र पवन में आप देखेंगे उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देखें जिस उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर वायु जो जिस गति में प्रवाह हो रहा है उसको क्या कहते हैं? तो पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफ़ान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। जब यह जो है कोई पत्ता गिरा हुआ है उसको अपने साथ उड़ा लेती है या किसी पेड़ को उखाड़ देती है। कभी-कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएँ को उड़ाते देख सकते हैं। कभी-कभी पवन इतनी तेज़ होती है, इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। कभी-कभी जो जिस प्रकार आप चलते हैं, तो आप साइकिल अगर चला रहे हैं और उसके विपरीत हवा के विपरीत आप चल रहे हैं, तो साइकिल चलाने में आपको देखते हैं परेशानी होती है। यही है जो जब हवा के साथ आप चलते हैं, तो जिस दूरी को आप 10 मिनट में तय करने वाले हैं, उस दूरी को आप 7-8 मिनट में हवा के सहायता से कर सकते हैं। वही है उसी प्रकार है, आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए, जब तेज पवन के कारण आपके द्वारा समस्या उत्पन्न हुई है, इस प्रकार आपको हम देखें, ऐसी प्रक्रिया जो होती है, पवन के द्वारा होती है। आगे देखेंगे अस्थाई पवन किसको कहते हैं? ये जो है यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। तो अस्थाई पवन क्या है? तो अस्थाई पवन जो होते हैं ये जो अस्थाई पवनें होती हैं व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवन तो जो पश्चिम से पूर्व की ओर पवनें होती हैं वो क्या होते हैं? अस्थाई पवन होते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है और यह जो है वर्ष भर चलती रहती है। एक निश्चित दिशा में वह उसका जो है चलना रहता है। और मौसमी पवन किसको कहते हैं? तो मौसमी पवन ये ऐसी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है और ऐसी पवन होती हैं जो अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में पवनें और भारत में क्या है? तो मानसूनी पवनें हैं। ये अपनी दिशा है जो हर वक़्त बदलती रहती है। अस्थानीय पवनें क्या होते हैं? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन किसी विशेष समय में चलती है। क्या होता है? स्थानीय पवनें ये किसी विशेष समय में चलता है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर और स्थल उदाहरण के लिए आप स्थल को देख लेंगे और समुद्री समीर को देख लेंगे। ये क्या है?
तो ये स्थानीय पवनें हैं। क्या आपको भारत में उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें याद हैं? इसे लू कहते हैं। जो पश्चिमी जो क्षेत्र में जो हैं, कहाँ पर भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो गर्म और शुष्क स्थानीय पवन जो होती हैं, जो बहती है, उसको क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। जो आप हम पहले 6th क्लास में पढ़े थे, लू किसे कहते हैं? जो पवन जो है गर्मी के दिनों में चलती है, स्थानीय उत्तरी क्षेत्र से गर्म हवा जो चलता है, शुष्क स्थानीय पवन जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। ये उच्च दाब यहाँ पर देखेंगे प्रमुख वायु दाब पेटियों में समझेंगे तो आप देखेंगे ये आप देख रहे हैं उच्च दाब और यहाँ पर ऊपर भी उच्च दाब है। ध्रुवीय पूर्वी पवन है। अघोद ध्रुवीय निबाद है। सनातन पछुआ पवन है और ओज़ोन उच्च दाब मतलब हर्ष अक्षांश है। यहाँ पर देखेंगे मकर रेखा और भूमध्य रेखीय निम्न दाब ड्रम जो है और ऊपर फिर वही सब है। तो नीचे का हम देखें, ऊपर को देखें, मकर और कर्क जो है, कर्क और मकर ये आपको दिखाया गया है और 60 डिग्री दक्षिण का जो है और उसके ऊपर जो है 35 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री दक्षिण जो है मकर रेखा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये क्या है? पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होते हैं? ये अस्थायी पवनें होती हैं। ये क्या होता है? लगातार जो है निश्चित दिशा में चलते रहता है। कौन? तो मकर रेखा में जो आप देख रहे हैं ये क्या है? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। ये क्या होता है? तो ये जो है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलता रहता है। आगे चक्रवात किसको कहते हैं? चक्रवात किसे कहते हैं? तो चक्रवात जो होता है भारत में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। कहाँ? तो उत्तर पूर्वी ऐसे आप देखेंगे तो ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर ओडिशा है। ओडिशा से ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से जो है अत्यधिक खतरा बना रहता है। किसका? तो चक्रवात का। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। कब? 17 से 18 अक्टूबर को 1999 को 5 जिलों में चक्रवात आया। 19 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिससे राज्य के बड़े भाग में तबाही मचाई। जिसने मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे से घंटे तक के वेग वाली पवनें 36 घंटे से ज़्यादा तक चलती रही। कितना? 260 किलोमीटर प्रति घंटा चला और ये 36 घंटे तक चलता रहा। तीव्र वेग वाले इस पवन ने पेड़ को उखाड़ दिए और कच्चे जो भवन थे, घर थे, उनको नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतों भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफ़ोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही और चक्रवात के फलस्वरूप क्या होता है? 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गया और चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण जो है तैयार खड़ी धान जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये जो चक्रवात आया था, चक्रवात ये प्राकृतिक रूप से आता है, ये प्राकृतिक आवेश है और ये कहाँ आया था? तो ओडिशा में। कब? तो 29 अक्टूबर 1999 को ये महाचक्रवात के रूप में यहाँ पर वर्णित है और ये जो है विध्वंस के रूप में आया और बहुत सारे जगहों को जो है घर को इत्यादि जगहों को क्या किया? तो तबाह कर दिया। 19 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अब दाब के कारण चक्रवात उत्पन्न हुआ। जो है यहाँ कहाँ पर 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट जो है थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण जो है चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिमी दिशा में बढ़ा और ये जो है धीरे-धीरे क्या हुआ? तो उत्तर-पश्चिमी दिशा में ऐसे करके बढ़ा और गहन होकर ने महाचक्रवात का रूप जो है धारण कर लिया और 19 अक्टूबर को सुबह साढ़े 10 बजे
ओडिशा के इरेशामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया और ये जो है यहाँ के ओडिशा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उसको कहाँ पर तो इरेसीमा और बालीकुंडा के जगहों पर जो है ये प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया और यह जो है क्या किया तो पूरे तट को ओडिशा के जो पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए और इससे जो है डेढ़ करोड़ लगभग जो कहिए 130 लाख लोग जो है प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जी, फल की खड़ी फसलों पर भारी नुकसान हुआ। जौरिया पर्वतकोष से उत्पन्न लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए और साल, सागवान एवं बाँस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र क्या हो गया? नष्ट हो गया। पारदीप एवं कोणार्क के बीच के स्थित मैंग्रोव के जंगल जो है लुप्त हो गए। ये जो है बहुत ही विनाशकारी था और यह जो कब आया था तो 25 अक्टूबर 1999 को पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी से यह अपवाद शुरू हुआ और 10:30 बजे 19 अक्टूबर को यह जो है इरिसामा और बालीकुंडा ओडिशा में जो है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और इस महाचक्रवात के कारण भुवनेश्वर, कटक और ओडिशा के जो तटीय क्षेत्र से पूरी तरह से बर्बाद हो गया और जनसंख्या के रूप में 130 लाख लोग जो है ये इससे प्रभावित हुए और बहुत सारी पशु, धान, फल इत्यादि जो भी थे भारी नुकसान इनसे हुआ और जो है इसके कारण जो खेत उपजाऊ था वो सब जो है बर्बाद हो गया। अब आगे है आर्द्रता। यहाँ पर देखेंगे चक्रवाती वर्षा इसको हम समझेंगे तो चक्रवाती वर्षा जो देख रहे हैं एक यहाँ पर ठंडी वायु का आगमन और वायु गर्म होती है तो क्या होता है यहाँ पर बादल का निर्माण और ठंडा जब ये वायु हो जाता है तो बारिश हो जाती है। उसी प्रकार जो है पर्वतीय वर्षा क्या है तो जब प्रदेशों में आर्द्र वायु जब होंगे तो क्या होगा यहाँ पर तो बारिश होगी। और आगे क्या है संवहनीय वर्षा क्या है तो संवहनीय वर्षा में देख रहे हैं कि बादल ऊपर है नीचे बारिश मतलब पानी जो है ऊपर जाता है फिर बादल बनता है और फिर बारिश हो जाती है। आगे आर्द्रता। आर्द्रता क्या है जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है। जल ज जब जल जो है पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, ऊपर की ओर जाता है, तो वह जल वाष्प बन जाता है और जब वह वाष्पित होकर ऊपर जाता है, तो ये क्या होता है, तो जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और वायु में जो जल वाष्प की मात्रा है, वो उसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्रदीन कहते हैं और जल वाष्प की जब मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसको क्या कहते हैं तो आर्द्रदीन कहते हैं। जैसे-जैसे वायु गर्म होती जाती है उसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता क्या होती है बढ़ती जाती है और इस कारण से यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। जब ठंडे दिन में आप देखते होंगे जो कपड़ा है कम कम बहुत ही सूखने में क्या होता है काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से सूख नहीं सकता और हम असहज महसूस करते हैं और पसीना जो है आसानी से सूखता नहीं है और असहज महसूस करते हैं कब? तो आर्द्र के दिनों में। जब जो है थोड़ा-सा बारिश होने की संभावना है, थोड़ा नहीं है और दिन जो है घुमराया हुआ है, उसी को कहते हैं आर्द्र दिन। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब जलवाष्प ऊपर जाएगा तो यह ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जब जो है जल वाष्प संग्रहित होकर ठंडा हो जाता है तो वह जल की बूँद बनाते हैं और जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो क्या होगा जल की बूँद बनाएगा। बादल इन्हीं जल बूँदों का ही एक समूह होता है और बादल क्या होता है तो जल बूँदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूँदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में और यही जो है जल की बूँदें जब तैरने के रूप में नहीं रहती है, तो ये क्या होता है वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज़ अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इसके इंजन में निकली नमी संघनित होती है और इसके जो इंजन होते हैं, उसमें जो है नमी जो है संघनित होती है और इसके कारण जो है वो आपको सफ़ेद दिखाई देता है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के
रूप में दिखाई देती है और इसके जो है गतिमान रहने के कारण जो है गतिमान नहीं रहने ना रहने के कारण जो है संग्रहित नमी जो है कुछ देर तक पृथ्वी में आपको पथ में जो है इस रूप से दिखाई पड़ती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से प्राप्त होता है। क्या होता है? ज़्यादातर भौम जल जो है किससे प्राप्त होता है? तो वर्षा जल से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करता है। पौधा क्या करता है? जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्या होता है? इसे जो ऊपर जब हम पहाड़ों में पेड़ काटते हैं तो यह क्या होता है? अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है कौन? तो जल और इसके कारण जो है बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, एक संवहनी वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा और एक चक्रवाती वर्षा। कौन? संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। पौधे तथा जीव-जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा जो है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे है इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा और सूखा पड़ जाएगा। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ हो जाएगी, बाढ़ का कारण बनेगा। यहाँ क्या आप जानते हैं? वर्षण के दूसरे रूप हिम, शहीम, वृष्टि तथा ओला है। ये जो वर्षण का दूसरा रूप क्या है? हिम है और शहीम वृष्टि है तथा ओला है। इस प्रकार ये जो चैप्टर है आपका समाप्त होता है और हम दूसरे चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ेंगे जो कि इसका जो अगला पार्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन इसको भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे क इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको हम पहले भी बता चुके हैं वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर से जो वायु की बनी चादर घिरी हुई है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर वायुमंडल इसको कहते हैं तो वायुमंडल आपके लिए क्या है तो बहुत ही लाभदायक है। इसी में जो है गैस बहुत सारे गैसें मिलती हैं जिससे हम साँस लेते हैं। जैसे कि कौन-कौन से गैस हैं तो आप मुख्य रूप से नाइट्रोजन और क्या ऑक्सीजन को याद रखेंगे। ये जो है गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिए। जैसे कि आगे का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं तो आगे का क्वेश्चन वही है कि वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना 78% और ऑक्सीजन कितना? तो 21%। आगे है कि वायुमंडल में कौन-सी गैस हरितगृह प्रभाव पैदा करती है? आपको हम पढ़ाए थे जो वायुमंडल के में जो गैस जो है हरितगृह प्रभाव को कौन पैदा करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये क्या करता है? हरितगृह प्रभाव को पैदा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हरितगृह प्रभाव को पैदा करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे हरितगृह प्रभाव को पैदा करता है। मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम उसको कहते हैं किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाए जाने वाले वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं। वर्षा के 3 प्रकार कौन-कौन से हैं? अभी हम तुरंत पढ़े हैं वर्षा के 3 प्रकार हैं, संवहनीय वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है और पर्वतकृत वर्षा है। इनके बारे में ऊपर अभी हम पढ़े थे। और वायुदाब क्या है? तो दाब उसको कहते हैं पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया दाब क्या कहलाता है? तो वायुदाब कहलाता है। और यहाँ पर देखेंगे आपसे मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन से गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो आप पहले भी पढ़े थे जो ये ओज़ोन गैस है और वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है? तो आपको याद करना है ये जितने भी आपको परत पढ़ाए गए, इसमें जो भी क्वेश्चन है ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या है तो वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत के बारे में पूछा है, तो सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है? तो क्षोभमंडल जहाँ पर हम रह रहे हैं ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल के निम्न परतों में कौन से बादल विहीन है और कहाँ पर बादल नहीं होता है? तो जहाँ पर हवाई जहाज़ का जो आप देखते हैं उड़ते हैं, यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं, ये समताप मंडल हैं। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? तो जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? तो घटता है। वायुदाब क्या होता है? तो घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृष्टि जो है तरल पृथ्वी पर आती है तो उसको अभी हम तुरंत हम पढ़े हैं, इसको क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। इसमें आप सही मिलान करने के लिए कहता है तो सही मिलान भी है, इसको हम कर सकते हैं। क्या है तो सही व्यापारिक पबनी आप ऊपर पढ़े थे, जो व्यापारिक पबनी किसको कहते हैं? तो व्यापारिक पबनी स्थानीय पबनी कहलाती हैं। ये क का क्या हो जाएगा? 5
और लू किसको कहते हैं? तो लू के बारे में आप पढ़े थे क्या? तो अस्थायी पवन किसको कहते हैं? तो व्यापारिक पवनें को कहते हैं। और लू किसको कहते हैं? तो स्थानीय पवनें क्या होती हैं? लू कहलाती हैं। मानसून क्या है? तो मानसून क्या होता है? मौसमी पवनें हैं। और पवन क्या है? तो पवन जो है पवन की जो है यहाँ पर देखेंगे तो पवन की क्षैतिज गति जो है ये क्या कहलाती है? तो पवन की क्षैतिज गति, ये सही मिलान हो गए। यहाँ पर कारण बताओ है, कारण भी बता सकते हैं आप। ये सब जो है जितने भी पढ़े हैं उनके बारे में। आधे दिनों में गीले कपड़े सूखने में अधिक क्यों समय लगता है? क्योंकि दिन जो होता है ठंडे होते हैं, इसी के कारण जो है आधे दिनों में गीले कपड़े सूखने में समय लगते हैं। यहाँ पर आपको खेल कुछ देखने को मिलता है जो कि आपको खेल खेलने के लिए कहता है, आप इसको बनाइए, किस प्रकार से आप बनाएँगे इत्यादि। और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर एक है जो दिन और मौसम के रूप में धूप, अगर सूर्य की देख रहे हैं तो सूर्य है तो धूप वाला दिन है। अगर आप बादल देखेंगे तो बादल वाला दिन हो जाएगा। अगर वर्षा देखेंगे तो वर्षा वाला दिन हो जाएगा। और अगर आप तूफ़ान देखेंगे तो तूफ़ान वाला दिन हो जाएगा। शांत है तो शांति वाला दिन हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसको अब समाप्त करते हैं।